न्यूज क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता को समर्थन दीजिए। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबरशिप को ग्रहण कीजिए। आपके सामने 3 विकल्प हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र और एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस मुश्किल वक्त में आप न्यूज क्लिक का साथ दे रहे हैं हमारी सदस्यता को ग्रहण करके। और आज न्यूज चक्र में जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो ये कि अब वैक्सीन गुरु की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, क्योंकि दुनिया के सामने अपने पालतू चैनल्स के जरिए आपने ये कार्यक्रम चलवाए थे जहां आपने खुद के बारे में वैक्सीन गुरु होने का दावा किया था। मगर क्या आप जानते हैं, 2 देश भूटान और श्रीलंका, दोनों देश भारत पर आश्रित थे वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए, मगर चूंकि भारत में वैक्सीन की कमी पड़ गई थी उसके चलते अब हम इन 2 देशों को वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हमने जो अपनी तरफ से एक कमिटमेंट दी थी उस कमिटमेंट तक को हमने पूरा नहीं किया। यह इंटरनेशनली बेइज्जती नहीं हुई तो आखिर क्या हुआ? ये दोनों देश अब चीन की गोद में जाकर बैठ जाएंगे। यह हमारी बेइज्जती नहीं हुई तो आखिर क्या हुआ? इसकी चर्चा मैं आगे करना चाहूंगा दोस्तों, मगर मैं अब आपको बतलाने वाला हूं कि वैक्सीन को लेकर और कोरोना को लेकर यह सरकार कितनी गंभीर है और इसके मंत्री कहीं ना कहीं ट्रोल्स बने हुए हैं। यानी कि विपक्ष के साथ सार्थक संवाद करने के बजाय ये सिर्फ ट्रोलिंग कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री एक बार फिर मन की बात लेकर देश के सामने आए। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद बताऊंगा मैं आपको, मगर इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। काम की बात सिर्फ एक, वैक्सीन की कमी खत्म करो, बाकी सब ध्यान भटकाने के बहाने हैं। बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। दोस्तों, ये 24 सेकंड का वीडियो अब आपके स्क्रीन पर चल रहा है जो कि राहुल गांधी ने पेश किया है और इसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से वैक्सीनेशन का रेट लगातार गिरता है। यानी कि पिछले सोमवार को जब हमने वैक्सीनेशन दिवस बनाया था तब ये बहुत तेजी से आसमान की तरफ बढ़ा था, मगर फिर लगातार गिर रहा है। अब राहुल गांधी ने जो पेश किया वो तमाम मुद्दे तथ्यों पर आधारित हैं, मगर मैं अब आपको बताता हूं कि सरकार में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की क्या भाषा है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर राहुल गांधी के बयान का हवाला देते हुए इनका अपना बयान क्या है आपके स्क्रीन पर। पप्पू कब वैक्सीन लगवाएगा? या भटकाना, भ्रमाना, भय भ्रम का भौकाल ही पप्पू की प्रतिरोधक क्षमता है। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं मुख्तार अब्बास नकवी साहब से। नकवी साहब, ये कौन सी भाषा है जहां आप विपक्ष के नेता के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? चलिए, आपकी ट्रोल से ना करे तो बात समझ आती है। और भ्रम में पैदा करना, इन सज्जन को देखिए, रामदेव, कहने को योग गुरु, यह शख्स लगातार मेरे डॉक्टर्स की बेइज्जती कर रहा था। वैक्सीनेशन को लेकर भ्रमित करने वाले झूठे और गलत बयानी कर रहा था। इसको तो आपने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। आइए मैं आपको सुनवाता हूं रामदेव के 2 बयान, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी जब विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं तो उन्हें सुनना पड़ेगा कि रामदेव ने दरअसल क्या कहा था। सुनिए इनका यह दावा कि 10,000 डॉक्टर्स वैक्सीन लगाने के बावजूद मर गए। सुनिए। ये हॉस्पिटल में चले जाते हैं ना इसके पापा, बिल्कुल। और तो फिर कहाँ जाते हैं? अब मैं ऐसे बोल देता हूं तो कहता बाबा ऐसे क्यों बोलता रहे तुमने। अब बताओ, 10,000 से ज्यादा तो डॉक्टर वैक्सीन की डबल डोज लेकर के कोविड होकर के मर गए। 10,000 से ज्यादा। और बात यहां नहीं रुकी। अब इस बयान में देखिए किस तरह से लेटे लेटे ये आदमी मेरे डॉक्टर्स की तौहीन कर रहा है। टर टर टर, इस तरह से वैक्सीन को लेकर, डॉक्टर्स को लेकर ये बंदा तौहीन कर रहा है। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1,000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1,000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। मैं पूछना चाहता हूं मुख्तार अब्बास नकवी साहब से। नकवी साहब, कायदे से तो सरकार को विपक्ष के साथ एक सार्थक संवाद करना चाहिए, मगर संवाद तो बहुत दूर की बात है।
आपकी भाषा एक गए गुजरे ट्रोल जैसी है और उसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि सड़क पर कोई आदमी खड़ा हो गया है और वो इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। आपकी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की खबर। प्रधानमंत्री ने कहा, वैक्सीन लगवाएं, अफवाहों पर ध्यान ना दें। मेरी 100 साल की मां ने भी दोनों डोजेस लिए। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मगर आपको यह भी बताना होगा कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उसको लेकर आप क्या कदम उठा रहे हैं। बताइए, क्या आपने रामदेव को लेकर कोई कदम उठाया? नहीं उठाया। और मैं आपसे समझना चाहता हूं आखिर क्यों यह कदम नहीं उठाया गया है और आपके जो मंत्री हैं वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और हमने इन कार्यक्रमों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन गुरु का रुतबा दिया था। क्योंकि हमने भारतीय वोटर्स, भारत के भोले भाले वोटर्स को यह बतलाया था कि देखो किस तरह से भारत जो है वो दुनिया भर की वैक्सीन की जरूरतों को पूरा कर रहा था। यानी कि उस वक्त हमने यह प्लानिंग नहीं की थी कि देश के अंदर कितनी वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, तो हमने अपनी तरफ से कमिटमेंट कर दी। मगर बाद में जब कोरोना की दूसरी लहर आई और लाखों की तादाद में लोग मरे, तब इन्हें बात समझ आई। फिर ये लोगों ने क्या किया कि दूसरे देशों को जो उन्होंने कमिटमेंट की थी उसे तोड़ दिया। मुझे लगा था आप सलमान खान बनेंगे और कहेंगे कि भाई एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता। मगर नहीं, आपकी वजह से 2 देश इस वक्त मुश्किल में हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं 2 देश कौन से हैं, एक भूटान, एक श्रीलंका। भूटान की खबर देखिए दोस्तों। हिट बाय इंडियाज वैक्सीन एक्सपोर्ट बैन, भूटान सीक्स हेल्प। आज की तारीख में एक छोटा सा देश भूटान पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है, मदद मांग रहा है। और क्यों तड़प रहा है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि भारत ने अपनी तरफ से वैक्सीन मुहैया कराने की एक कमिटमेंट दी थी और उस कमिटमेंट से भारत पीछे हट गया है क्योंकि हमें अपनी जरूरत है। आज की तारीख में उनकी स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रही हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हम दुनिया से अपील कर रहे हैं कि वो भूटान की मदद करें। उन्हें समझना होगा कि एक छोटे से देश होने के नाते हमारी क्या दिक्कतें हैं। एक छोटे देश होने के नाते हमारी कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था है, यह कोई और नहीं बल्कि वहां की हेल्थ मिनिस्टर लियोनपो डिचिन वांगमो बोल रही हैं। वो गिड़गिड़ा रही हैं क्योंकि भारत में अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की। और बात यहां नहीं रुकती है। आपके सामने श्रीलंका की खबर। श्रीलंका has received 5 lakh doses of Sinopharm coronavirus vaccine donated by China as the nation faces severe shortage of vaccines amid a recent rise in infections. Sri Lanka is facing a shortage of vaccine after producer in neighboring India failed to provide the promised Oxford AstraZeneca vaccine stocks. The government on Tuesday agreed to buy 14 million doses of Sinopharm from China. मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में क्या कहा था? अब ये देश जो हैं वो चीन की गोद में जाकर बैठ रहे हैं क्योंकि अब इन्होंने चीन से 14 मिलियन डोजेस सिनोफार्म का उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है। क्योंकि भारत ने यहां पर भी कमिटमेंट दी हुई थी और यहां पर भी उन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की। तो आप बताइए, कहां गया वैक्सीन गुरु? कहां गए वो दावे जिसमें हमने वैक्सीन गुरु के दावे किए थे? इस मुद्दे को लेकर मैं आपसे समझना चाहता हूं, किसकी जवाबदेही है बताइए ना। देश की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। हमने जिन लोगों को वादा किया था वो वादे हमने पूरे नहीं किए। तो अब इसकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए या नहीं क्या तय की जानी चाहिए? और यही नहीं दोस्तों, इस वक्त हर भारतीय को 2 वैक्सीन लगाई जा रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। क्या आप जानते हैं इस खबर के मुताबिक अगर आपको कोविशील्ड भी लगी होगी तो आप यूरोपियन देशों में आपको सुचारू वीजा नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा कोवैक्सीन को भी स्वीकृति को लेकर बहुत ज्यादा असमंजस है। हमारे कई छात्र जो अमेरिका में पढ़ते हैं अब वो नहीं जा पाएंगे, यूरोपियन यूनियन नहीं जा पाएंगे। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आज की तारीख में ना कोवैक्सीन को अनुमति मिली है इंटरनेशनली और अब इस खबर के मुताबिक कोविशील्ड को भी नहीं मिली है यूरोपियन यूनियन की अनुमति। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आपको बताना चाहता हूं कौन है। However,
Serum Institute Pune, which makes Covishield in India, with a license from AstraZeneca, did not apply to have the vaccine approved by the European Medicine Agency EMA. Serum Institute ने अनुमति के लिए, स्वीकृति के लिए आवेदन ही नहीं भरा। क्यों? क्योंकि इनका एक कमिटमेंट था कि हम जो गरीब देश हैं उन्हें वैक्सीन मुहैया कराएंगे। अब वो कमिटमेंट हमने पूरी नहीं की, जैसा कि भूटान और श्रीलंका के मामलों में हमने देखा, और हमने आवेदन भी नहीं दिया था स्वीकृति का, तो ना घर के रहे और ना घाट के रहे। और फिर हमारे चैनल्स दावा करते हैं, क्या दावा करते हैं? ये वैक्सीन गुरु का दावा करते हैं। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं फिर से कि देश की इंटरनेशनल बेइज्जती कौन कर रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला ने क्या बयान दिया है आपके स्क्रीन पर। I have realized that a lot of Indians who have taken Covishield are facing issues with travel to the European Union. I assure everyone I have taken this up at the highest levels and hope to resolve this matter soon, both with the regulators and at a diplomatic level with countries. आज तारीख क्या है मुझे बताइए? आज तारीख है 28 जून 2021। अब जाके सीरम इंस्टीट्यूट के सर्वा कह रहे हैं कि अब यह मामला मैं सरकार के साथ लूंगा, यह मामला मैं सरकार के साथ उठाऊंगा, कूटनीतिक हल इसका ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। इतने दिनों से यह सरकार क्या कर रही थी? एक तरफ आपने दुनिया को बगैर हमारी जरूरतों को, यानी कि भारत की जरूरतों को समझे, आपने दुनिया को कह दिया कि साहब हम इतनी वैक्सीन देंगे। फिर आपको जो डिलीवर करना था दुनिया को, आपने वो नहीं किया। अब दिक्कत यह है दोस्तों कि हमारी दोनों वैक्सीन भी इंटरनेशनली अप्रूव्ड नहीं हैं, कम से कम यूरोपियन यूनियन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिका द्वारा। देश का डंका आखिर कौन बजा रहा है? और मैं समझना चाहता हूं, क्या भाजपा का प्रचार तंत्र सिर्फ और सिर्फ झूठ के बुनियाद पर चलता है? इसी कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट पैनल कमेटी का हवाला देते हुए भाजपा ने यह दावा किया था कि यह शख्स अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली की जरूरती थी ऑक्सीजन को लेकर, उसे बढ़ा चढ़ा के पेश किया, 4 गुना ज्यादा बढ़ा के पेश किया। अब पता चला है कि भाजपा का वो दावा पूरी तरह से झूठा था। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भाजपा ने क्या कहा था, पलटवार में अरविंद केजरीवाल सरकार ने क्या कहा था। ये दोनों बयान एक साथ सुनिए, फिर मैं आपको जो इनकी पोल खुल रही है वो बतलाने वाला हूं। सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी ने डिमांड किया था 1140 मेट्रिक टन का। उनका कैलकुलेशन का तरीका था, उन्होंने अपने तरीके से कैलकुलेट किया और कहा कि हमें 1140 मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। मगर जब बाद में सभी दिल्ली के अस्पतालों से डाटा इकट्ठा किया गया कि दिल्ली के अस्पतालों ने वास्तविक रूप में अपने चरम पर कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल किया उस दिन का, तो मालूम पड़ा वो मात्र 209 मेट्रिक टन था। कहां अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हमें आवश्यकता है 1140 और कहां वो 209 निकला। मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए, कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो। लाइए वो रिपोर्ट कहां है। झूठ की इंतहा होती है, झूठ और मक्कारी की इंतहा होती है, और भारतीय जनता पार्टी उस झूठ और मक्कारी के इंतहा पे पहुंच गई है, चरम पे पहुंच गई है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सब जुडिशियस से, और मैं कहना चाहता हूं कि सब जुडिशियस मामलों में इस तरह के षड्यंत्र ठीक नहीं है। आपकी स्क्रीन पर यह है रणदीप गुलेरिया। रणदीप गुलेरिया ने एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में और कई चैनल्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि यह जो दावा किया गया है ना कि केजरीवाल ने 4 गुना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया दावा, वो सही नहीं है। अब हिंदुस्तान टाइम्स की खबर देखिए। नॉट अप्रूव्ड, 2 members expressed unease over findings. At least 2 members of the oxygen audit panel did not sign off on findings. इनमें से 2 सदस्य हैं, उन्होंने ये जो ऑडिट पैनल की फाइंडिंग्स है उस पर दस्तखत नहीं किए।
खबर पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों आपको। बहुत ही विचित्र खबर है। The report submitted to the Supreme Court also led to division within the 5-member subgroups with 2 members, Delhi Principal Secretary B.S. Bhalla and Max Healthcare Clinical Director Sandeep Buddhiraja lodging their dissent, even skipping one of its meetings. They flagged their objections in 2 separate notes. कौन कौन है दो चेहरे? B.S. भल्ला, जो कि दिल्ली के प्रधान सचिव हैं, और मैक्स हेल्थ केयर के क्लिनिकल डायरेक्टर संदीप बुद्धिराजा। इन दोनों ने कहा है कि हम इस रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखते, हमने इस पर दस्तखत नहीं किए। उन्होंने आगे क्या कहा दोस्तों इस खबर के मुताबिक? इन अ फाइल नोटिंग ऑफ द दिल्ली होम डिपार्टमेंट, भल्ला फ्राइडे हाईलाइटेड that the interim report seems to have been sent to the government of India without making the requisite changes, without sharing again with the members of the subgroup and without their formal approval. यानी कि उनकी स्वीकृति नहीं ली गई, उनके दस्तखत नहीं लिए गए और रिपोर्ट उन्हें दिखाई भी नहीं गई। मैं भाजपा से यह समझना चाहता हूं कि क्या आपने भारत को एक बनाना रिपब्लिक बना दिया है कि आप लोग कुछ भी करेंगे, कैसा भी करेंगे, आप धज्जियां उड़ाते रहेंगे देश के संविधान की, देश के नियम कानून की, सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए? मैं समझना चाहता हूं कि क्या आप दिल्ली सरकार पर दोष इसलिए मढ़ रहे थे ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपकी कमियां थी ऑक्सीजन को लेकर, जिसमें लाखों लोग मर गए, क्या उस सब को छिपाने के लिए आपने अरविंद केजरीवाल को बकरे के तौर पर ढूंढा है? क्योंकि 8 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और आप जानते हैं कि योगी सरकार ऑक्सीजन क्राइसिस को लेकर, कोरोना संकट को लेकर घिरी हुई है। मैं ये समझना चाहता हूं इस सरकार से कि आप इस तरह की गलत बयानी आखिर कब तक करते रहेंगे? कब तक झूठ बोलेंगे आप? आपकी सियासत झूठ का एक पुलिंदा बन गई है, गलत बयानी का एक पुलिंदा बन गई है। देश की जनता को आप कितना मूर्ख बनाएंगे? और देश की जनता से मेरा यह सवाल, ये लोग झूठ उन बातों पर बोल रहे हैं जिसका ताल्लुक आपके और हमारे स्वास्थ्य से है, आपके और हमारी सुरक्षा से है, आपके और हमारी जान से है। और ये झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनका एक पालतू मीडिया है जो इस झूठ का प्रचार प्रसार कर देगा बगैर उसकी पड़ताल किए। बताइए ना, इस हकीकत से आखिर ये सरकार, ये पॉलिटिकल पार्टी कैसे मुंह मोड़ सकती है? मगर न्यूज चक्र में हमारा फलसफा है दोस्तों आप तक हकीकत पहुंचाना, क्योंकि ये मुद्दे आपके हैं। हम चाहते हैं कि जो ताकतवर है वो जवाबदेह बने, जिसकी जवाबदेही है उसकी जवाबदेही तय की जाए, और हम अपने इस कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।